नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों, डीएड परीक्षा में मैथ का जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें क्वेश्चंस आते हैं अनुपात या समानुपात। तो हम मैथ आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बाकी आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ दोस्तों। मैं अनुपात समानुपात के आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो मैंने एक साइड लिख रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, जैसे मैं बताता जाता हूँ आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए और उसी तरह से करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अनुपात और समानुपात आज आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रोज क्लासेस आ रही हैं दोस्तों मैथ्स की, तो आपको बस रोज डेली की डेली क्लास लेनी है। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला प्रश्न है हमारा 120 और 100। मैंने लिख रखा है एक साइड से 120 और 100, अर्थात 120/100 को, नहीं ऐसे नहीं, 120/100 को सरल करो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर आपका कोई प्रश्न आ जाता है डीएलएड परीक्षा में, या फिर आपका यूपीटेट या सीटेट हो गया, तो हमें करना क्या होता है, बस इसको क्या है, इसका मान होता है जैसे 120, हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 100। ठीक है, 120/100। अब हमें बस इसको सरल करना, इसको क्या करेंगे 100। अब ये देख लीजिए, दो गुणांक हैं, ये 120 है और एक 100 है। तो ऐसे गुणांक बनाइए इनको जो कि एक ही संख्या से कट जाए या फिर विभाजित हो जाए, एक ही संख्या से दोनों संख्या कट जाए। तो देखो दोस्तों, मैं करूंगा 20 × 6। ठीक है, 20 × 6, और इधर करूंगा 20 × 5। ठीक है दोस्तों, देखो 20 छक्का होते हैं आपके 200 120, और 20 पंजे होते हैं 100 आपके। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, 20 से 20 आपका कट जाएगा, बचेगा कितना 6/5। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आंसर इसका हो जाएगा 6:5। ठीक है, 6:5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रश्न करने हैं आपको। मैंने क्या किया, पहले 120/100 को हमें सरल करना था, सरल बनाना था। तो हमें क्या किया, 120/100 लिखा। जो ऊपर वाली पहले जो संख्या होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे वाली, जो आगे वाली संख्या होती है उसको नीचे लिखते हैं। यानी अनुपात से ये इस तरह से, अगर आपको x/y दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, x ऊपर लिखना और y नीचे लिखना है, बस और सरल कर देना। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल मैथ से घबराना नहीं है मेरे भाई। करना क्या है, 20, देखो 6 दूनी 12, 120 होते हैं आपका, इतना पता है। 20 पंजे 100 होते हैं, तो हमें क्या, गुणांक हमने लिख लिए इसके 6 और 5 बचे, तो बस 6 और 5 को हमने लिख दिया, बाकी के हटा दिया हमने। ठीक है, उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न हो गया आपका। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा कोई आवश्यकता तो है नहीं, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं आपके, बस हमें आते नहीं है अनुपात समानुपात, तो हो नहीं पाता है प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन बड़ा है। ठीक है, सेकंड प्रश्न है हमारा आपका, इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है दोस्तों, 5:8 या 11:14। दोस्तों, अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले पीछे वाली जो संख्या होती है उसका लासा ले लीजिए आप। ठीक है, एलसीएम 8 और 14 का लासा लेने पर, तो दोस्तों लासापा जो आपका होता है वो होती है ऐसी संख्या, ऐसी छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से भाग चला जाए या विभाजित हो जाए, इस तरह से कह सकते हैं। तो ऐसी संख्या होगी दोस्तों केवल 56। ठीक है, क्योंकि देखो 8 7 56, 14 चक 56, तो ऐसी संख्या है 56 जिसमें सबका भाग चला जाता है। ठीक है, अब लिख देते हैं 5:8 या, और लिखिए दोस्तों यहाँ पे, और 11:14। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। हमें करना क्या है, अब इसको हमें 56 बनाना है, डिनोमिनेटर जिसको हम हर बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हर, लिख लीजिए, हर 8 और
14 का लासा लेने पर। ठीक है, ये हमारा हर होता है, ये आपका हर यानी डिनोमिनेटर, और ये होता है नोमिनेटर यानी अंश। ठीक है, हमें हर समान करना है, बाकी प्रश्न अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हर कितना करना है, 56। तो देखो 5/8 कितने कितने का गुणा करें कि यहाँ पे नीचे 56 हो जाए। जितने का गुणा नीचे करेंगे उतने का गुणा हमें ऊपर करना होगा। तो ये 8 7 56। ठीक है, 56 को तो 7 का गुणा ऊपर करना होगा, और क्या है 11/14। तो इसमें कितने गुणा करें, 14 चौक 56, तो 4 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें। तो ये हो जाएगा 5 7 35 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 8 7 56, और लिख लीजिए 11 चौक 44 हो जाएगा आपका ये, और नीचे वाला हो जाएगा 14 चौक 56। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, हमें साफ दिख रहा है सबसे बड़ा कौन है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 5/8, 5/8, और इसकी वैल्यू आपकी 11/14। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, बस ये वाला चिल्ला दीजिए और कर दीजिए। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं 5/8, 11/14। ठीक है दोस्तों, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, हमें लिखना क्या है यहाँ पे, ए इज लेस देन 11:14। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया आपका। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8/5, यदि पहली संख्या 12.5 हो देन x हमें दूसरी फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, यानी यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें दे दिया जाए 8/5 है, तथा उनमें से एक संख्या दे दी गई है हमें कितनी 12.5 यानी 12.5 दे दी गई है, हमें क्या दूसरी फाइंड करनी है। इस तरह से प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन हम इसका कर रही है। ठीक है, सॉल्यूशन इसको करेंगे तो क्या करेंगे, हमें क्या दे दिया गया है 8/5, ये दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, और हमें पूछा क्या है, और एक संख्या दे दी गई है। संख्या दे दी गई है हमें पहली, मान लो हमें संख्या दे दी गई है पहली, तो वो है 12.5। हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है, तो हमने मान लिया उसको, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या मान ली हमने x। तो इस तरह से हम चलेंगे 8/5 ये दे दिया है हमें, ये जो अनुपात था हमारा हमने उसको लिख लिया 8/5, और इसकी जो छोटी संख्या दी गई है उसको हमने लिख लिया नीचे यानी 12.5, और जो बड़ी संख्या है आपकी वो लिख ली हमने ऊपर, जिसको हमने x मान रखा है। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या को हमने माना है x। अब करेंगे क्या, हम ये करेंगे क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन, तो ये 8 × 12.5 इज इक्वल टू 5 × x। तो दोस्तों हम x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 × 12.5 अपॉन ये 5 हमारी संख्या, ये मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगी तो भाग हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40 की 0 हासिल रही 4, और 12 × 8 = 96 और 4 100, पूरे 100 हो गए। ठीक है दोस्तों, बट्टे 5 का भाग देंगे तो 25 25 कितने होते हैं 125, और 25 चौका होते हैं 100, यानी इसकी आंसर आ गया आपका 25। ये 5 से कटे, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, उसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बनेगी कितनी x = 25, यानी बड़ी संख्या हमारी निकल के आ गई। यहाँ पे लिख सकते हैं
बड़ी संख्या बराबर 25 और छोटी संख्या आपकी पहले से दी गई है कितनी है 12.5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बस आपको वैल्यूज हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन इस प्रश्न यही होते हैं अनुपात समानुपात से, यहीं से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। बर्गन टाइम के भी आते हैं तो वो भी प्रश्न मैं कराऊंगा जो समानुपात से आते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपका चला अनुपात, ये सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 4 नंबर पे, जो क्या कह रहा है 2:3, 6:7, 8:9 तथा 11:13 को मिश्रित अनुपात बनाइए। को मिश्रित अनुपात में बनाओ। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 2:3 दिया तो 2/3 लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। 6:7 दिया तो 6/7, और 8/9 दिया तो 8/9, और 11/13 दिया तो 11/13 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या ऊपर का गुणा कर ले, नीचे का नीचे गुणा कर लो। ये तो दोस्तों हो जाएगा, ऊपर का गुणा कीजिए, अब 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका, इंटू 11 8 88 हो जाएगा आपका। यहाँ तो हो गया, नीचे का लिए 7 21 हो गया आपका, इंटू 13 117 हो गया। ठीक है, आपका काट दीजिए अगर कट रहे हैं तो दोस्तों, ये कट जाएंगे। ये संख्या किससे कटेगी दोस्तों? ये आपकी कट जाएगी, ध्यान दीजिए दोस्तों। नहीं कट रही कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लिख देंगे हम। 12 8 12 8 96, 96 की 6 हाथ लगी 9, 12 8 96 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 96 और 9 आपके होते हैं 105। ठीक है, 105 लिख दिया हमने। नीचे का हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा इसका 351। ठीक है दोस्तों, बस यही तक प्रश्न है आपका। आप इसको लिख सकते हैं 1056 अनुपात 156 अनुपात 1056 अनुपात 351। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं आप। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, बस अगर मिश्रित में किया है तो ऊपर का ऊपर गुणा करते जाओ और नीचे का नीचे गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं होता है मिश्रित में। ठीक है दोस्तों, आगे 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां प्रश्न दिया है आपका, A अनुपात B यदि इतना है, 3:4 है, और B अनुपात C आपका दिया है 2:3 है, तो ABC हमें फाइंड करना है, ABC। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस तरह से कर सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C बराबर ABC लिख लीजिए आप यहाँ पे, ABC। अब जो पहले वैल्यू दी है AB की, तो वो लिख लीजिए 3:4। फिर दूसरी बार में B अनुपात C की वैल्यू दी है, तो वो दी है 2:3। दोस्तों ये तरह दी है आपको, और ये है A अनुपात B की। दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे 4 पर खत्म हो रहा है तो इसको भी 4 आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे खाली है ना C के नीचे। अब यहाँ पे कितना 2 पे खत्म हो रहा है तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का इनके साथ, इन दोनों का इनके साथ, 2 तिया 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12। तो A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा। ये कट रहे तो काट दो किसी एक संख्या से, अगर सब सारी संख्या कट जाती है तो आप काट सकते हैं। 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 6 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। बस यहीं पर खत्म होता है दोस्तों ये, बस ये इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है आपके, बस आपको इसी तरीके से करते जाना है, और आपका एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। 2-2 नंबर में भी आ जाते हैं, 1-1 नंबर के भी आते हैं, और ऑप्शन में आते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको करना ही नहीं है पूरा क्वेश्चन, बस थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी वैसे बना के लिख देना। मैंने तो कहीं लिखी हुई है, कहीं नहीं भी लिखी है। अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे, सॉरी 5वां तो हो गया आपका। हम चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, ये इस तरह के प्रश्न हमसे घर में भी पूछे जाते हैं। यदि 5 पुस्तकों का मूल्य, मैं
मैं आपको बोल देता हूँ, यदि 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, ये प्रश्न है आपका। ठीक है दोस्तों, यदि 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 5 पुस्तक लिख लीजिए आप, 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 60 रुपये, 12 पुस्तकों का मूल्य, 12 पुस्तकों का मूल्य हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे पुस्तक, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे मूल्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पुस्तक थी आपकी पहले 5, तो उसका मूल्य कितना था 60, फिर पुस्तक होंगी आपकी 12, यहाँ पे मूल्य क्या होगा x, हमें ये फाइंड करना। हमने मान लिया कि 12 पुस्तकों का मूल्य x होगा। ठीक, इस तरह से ये चलता है, एरो लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तब लगाते हैं जब गुणांक बदलते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, यदि इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ना चाहिए। यानी 5 पुस्तकों का मूल्य 60 था तो 12 पुस्तकों का मूल्य वैसी बात है ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यदि ऐसा हो आदमियों और समय की बात की जाए तो उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं, वो भी समझाएंगे आगे प्रश्न में, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका 7वां इसी तरह का प्रश्न है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 5:12 समानुपात x, सॉरी 60:x। ठीक है, ये होते हैं भाज्यपद आपके, ये होते हैं माध्यपद। ठीक है, ये होते हैं आपके भाज्यपद, लिख देता हूँ, इनको भाज्यपद बोलते हैं और इनको बोलते हैं माध्यपद। यानी जो बीच में ये दो होते हैं, ये होते हैं आपके माध्यपद, और बाहर वाले होते हैं भाज्यपद होते हैं। ये भी पूछ ले जाते हैं, तो लिख लीजिएगा, इसको हम लिखेंगे 5/12 बराबर लगाएंगे 60/x। ठीक है, ये कर लीजिए 5 गुणा x बराबर 60 गुणा 12, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कितना आएगा 60 गुणा 12/5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 12×5 = 60, 12 बारियों 144, तो 12 बारियों में कितना हो जाएगा 144 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी 12 पुस्तकों का मूल्य होगा आपका 144 रुपये। यहाँ पे कितना आ गया 144, ये आंसर हो गया आपका। नीचे लिख सकते हैं 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर 144 रुपये। ठीक है, 5 पुस्तकों का 60 तो 12 पुस्तकों का मूल्य 144। आगे चलते हैं, बहुत ही जल्दी चल रहा हूँ दोस्तों, यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे नहीं जो क्लास होगी हम उसमें बता देंगे, किसी का कोई भी डाउट रह जाता है तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी काम को, कोई काम है आपका, किसी काम को 8 आदमी 24 दिन में करते हैं तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, माना x मान लिया हमने। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती में चिन्ह बदल जाते हैं आपके। ठीक है, एरो जो होता है वो जैसे आदमियों पे इस तरह का लगता है और दिनों में इस तरह पे लग जाता है। पूछो क्यों लगता है, क्योंकि जब 8 आदमी थे तो काम हो रहा था 24 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब 16 आदमी हैं तो काम होगा जल्दी, यानी कम दिनों में। ये दिन है आपके, ठीक है, सॉरी, ठीक है, और इधर क्या होगा कम दिनों में, जितने आदमी बढ़ेंगे उतना ही काम जल्दी होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसमें व्युत्क्रमानुपाती लगाते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, इसको क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे आदमियों की संख्या इधर, और इधर है दिन। ठीक है, तो पहले कितने थे 8 आदमी थे तो काम हो रहा था 24 दिन में। अब है आपके 16 आदमी तो काम होगा x दिन में। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम ये वाला, यानी इधर बढ़ रहा है और इधर घटेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है। अब हम क्या करेंगे, 8:16 समानुपात x/24। जिधर से क्रॉस जाता है उधर ही से हम लेते हैं वैल्यू। उधर ऊपर से क्रॉस आया था तो पहले ऊपर वाली, फिर नीचे। इधर क्या है, पहले इधर, पहले नीचे वाली वैल्यू, फिर ऊपर, क्यों नीचे से क्रॉस जा रहा है। ठीक है, अब हो जाएगा 8/16 = x/24।
यहीं पे कट रहे हैं, 8 1 8, 8 2 16, तो 1/2 हो गया इक्वल टू x/24। अब क्या करना है, ये कर देंगे हमें, तो 2 × x बराबर 24 × 1, 24 का बड़ा एक बार करेंगे तो 24 ही रहेगा। x इक्वल टू हो गया आपका 24/2, तो ये हो जाएगा आपका 12 दिन होगा, x की वैल्यू आ गई 12 दिन। ठीक है दोस्तों, हो गया, तो बस 12 दिन में कम हो जाएगा। दो काम अब सिंपल सी बात है, तो यहाँ से देख लीजिए 8 दिन में कम हो रहा था 24 दिन, सॉरी 8 आदमी काम कर रहे थे 24 दिन में, जब आदमी दोगुने हो जाएंगे तो काम भी तो उतना ही जल्दी हुआ, तो 24 के हो गया यहाँ पे 12, वही हमारा आया है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्नों को बस इसका ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न में यदि आदमी दिए गए हों और एक तरह समय दिया गया हो तो आदमी बढ़ेंगे तो काम जल्दी होगा, आदमी घटेंगे तो काम दिन में होगा, ऐसा होता है। इसलिए इसे यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है, देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपये है, तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैं सीधा सीधा करा देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको एक बार आ जाए। इधर लिखा 80 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है, हमें कपड़े का मूल्य दिया है 640 रुपये, और 17 मीटर कपड़े की कीमत पूछी है हमसे। ठीक है, हमें फाइंड करनी है, तो ये वही है, इधर लिख लेंगे कपड़े और इधर लिख लेंगे मूल्य। ठीक है, या लिख लेंगे मीटर, लिख लेगा। ठीक है, मीटर लिख लीजिए और इधर लिख लेंगे मूल्य। जब 80 मीटर था तो कपड़े की कीमत थी 640। ठीक है, अब हो गया 17 मीटर, तो कपड़े की कीमत फाइंड करनी है, तो सीधे सीधे जा रहे हैं। ठीक है, वैल्यू यहाँ ज़्यादा थी तो यहाँ ज़्यादा है, मूल्य भी ज़्यादा होगा, और मीटर जहाँ कम है तो मूल्य भी कम आएगा, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, समानुपात आएगा, तो इसका हो जाएगा 80/17 समानुपात 640/x। ठीक है, 80/17 बराबर 640/x, हमें एक्सपेंड करनी है, तो देखो दोस्तों 80 × x हो जाएगा, 80 × x बराबर 640/17, सॉरी 640 बट्टे नहीं 640 × 17। ठीक है, x बराबर लिखेंगे 640 × 17/80, 0 से 0 काट दो, 8 8 64 जो होता है 8 8 64 होता है आपका, कट गया। ठीक है, 8 1 का उसमें देंगे तो उतना ही रहेगा। अब 17 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, तो ये हो जाएगा 8 7 56 की 6 हंस लगी 5, 8 8 8 और 5 13, तो 136 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया है 136 रुपये। मूल्य तो फंड करना था, यहाँ पे आ गया 136। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा, 17 मीटर हो जाएगा 136 रुपये का। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ज़्यादा प्रश्न नहीं, 9 प्रश्न करवाएंगे मैंने, इसलिए तो आपका समानुपात और अनुपात ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे आज की वीडियो में, अगर आपने आज का वीडियो सही से देखा है ये। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल 3 लीटर में 165 किलोमीटर चलती है, तो 385 किलोमीटर चलाने के लिए हमें कितने लीटर की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये देखो बाइक से संबंधित प्रश्न है, तो एक मोटरसाइकिल है दोस्तों, तो वो क्या 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है दोस्तों, और हमें चलानी है कितनी 385 किलोमीटर, तो वो पूछ रहे हैं कितने लीटर की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हम x लिखते हैं, x लीटर की आवश्यकता होगी, x लीटर में चल जाएगी 385, मान लेते हैं, माना x लीटर में 385 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रश्न दिया है आपका। दोस्तों प्रश्न सुन लीजिए फिर से, यदि एक मोटरसाइकिल 3 लीटर में 165 किलोमीटर चल सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि हमें 385 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी है तो कितने लीटर की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पे बस इतना पूछ रहे हैं,
कि कितने लीटर की आवश्यकता होगी अगर 385 किलोमीटर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या, उसी तरह से देखो एक तरफ लिख लेंगे लीटर और एक तरफ लिख लेंगे किलोमीटर। ठीक है, 3 लीटर था तो आपका था 165 किलोमीटर, और जब आपका x लीटर में जाएगा 385 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है 3:x, सॉरी इस तरह से ये भी होगा, क्यों यहाँ भी वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, समानुपात 165 किलोमीटर समानुपात 385। दोस्तों ये समानुपात का चिन्ह होता है आपका, जिसे हम बराबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/x बराबर 165/385। इस तरह से क्वेश्चन कराएंगे, 3 × 385, 3 × 385 बराबर 165 × x। तो x हमें फाइंड करना, 3 × 385 हो जाएगा आपका ये, और बट्टे ये मल्टीप्लाई वाले चले जाते हैं डिवाइड में, तो 165 का लग जाएगा भाग। ठीक है दोस्तों, अब बस कर लीजिए इसका, देखो 3 से काट दीजिए, 3 × 3 और ये हो जाएगा 5 15, और फिर एक बचा यहाँ पे तो हो जाएगा 15, 5 15। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए इसको, तो 11 × 5 = 55। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 5 7 35, बचे 3 हो गए 35, 5 7 35, और 11 से काटे 11 7 77, यानी 7 लीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, आप काट लेना, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप खुद से काट लेना एक बार। ठीक है, इस तरह से काट देते हैं, जो बस इतना ध्यान रखना, जो संख्या नीचे वाली काटनी है जिस नंबर से, वही उसी नंबर से हमें ऊपर वाली भी काटनी है, बस कट जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया 7 लीटर दोस्तों। ठीक है, बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ज़्यादा कुछ था नहीं, और 9 प्रश्न थे आपके, जो मैंने आज के अनुपात और समानुपात को ख़त्म कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आगे जो भी हमारा पार्ट आता है उसको हम डिसाइड करेंगे, या आप मैं कमेंट करके बता सकते हैं मैं क्या पढ़ाऊँ, जो आपके डीएड परीक्षा में सहायता कर सके, जो आपको नहीं आता हो उन चीज़ों को आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।